हेलो दोस्तों, इसके पहले घटना चक्र के सीरीज मैंने कुछ करा दिए हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्लेलिस्ट है संपत्ति अंतरण का। इसको मैं 3 या 4 लेक्चरों में ये संपत्ति अंतरण अधिनियम मैं पूरे क्वेश्चन ख़त्म कर दूँ। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना गलत हो। बाकी जो टफ क्वेश्चन आएगा वो तो आप पढ़ोगे ही बेराइट से पढ़ के, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आपके ना गलत हो, इस वजह से मैं ये सीरीज शुरू किया हूँ। ठीक है, तो अब आप आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ? तो टीपीए कब लागू हुआ ये पूछा है। तो टीपीए 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई जब स्कूल खुलता है तब टीपीए लागू हुआ था, 1 जुलाई 1882। ऐसे करके कुछ भी बना के याद कर लो। फिर अब नेक्स्ट आ जाओ, ये खूब पूछता है क्वेश्चन, 1 जुलाई कब? देखो 17 फरवरी 1882 को फरवरी में बन के तैयार हुआ, और जुलाई में बरसात के टाइम ठंडक में तैयार हुआ, फरवरी में तैयार हुआ, और बरसात के टाइम 1 जुलाई को लागू हुआ। 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ, 17 फरवरी 1882 को क्या बोलते हैं, टीपीए लागू बना था, और 1 जुलाई 1882 को लागू हुआ। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अध्याय 2 किस विधि के नियम को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी? तो किसको अध्याय 2 प्रभावित नहीं करती? मुस्लिम विधि को अध्याय 2 प्रभावित नहीं करती है। तो अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ, मुस्लिम विधि अध्याय 2 को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट आ जाओ, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति को परिभाषित किया गया? तो 1 में किया गया, 2 में किया गया, 3 में, किसी में नहीं किया। संपत्ति को नहीं किया गया, अलबत्ता किसको किया गया? अचल संपत्ति को परिभाषित किया। तो जब अचल संपत्ति, यही कंफ्यूजन होगा, 3 मार के आओगे, 3 नहीं मारना, संपत्ति केवल क्या पूछा? संपत्ति को केवल पूछे। अगर अचल संपत्ति पूछेगा तो 3 मार के आ जाना, अचल संपत्ति पूछेगा तो 3, क्योंकि अचल में 3 शब्द है, तो अचल में 3 शब्द है तो 3 हो जाएगा, सेक्शन 3 हो जाएगा। किंतु संपत्ति को नहीं परिभाषित किया गया है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? संपत्ति अंतरण अधिनियम को ट्रांसफर को परिभाषित किया। संपत्ति अंतरण को धारा 5 में ट्रांसफर संपत्ति अंतरण में कितने हैं? 2 2 4 1 5, अंतरण में 5 है। देखो अंतरण लिखो, आधना तराणा, तो कितने शब्द? 1 2 3 4 5। तो अंतरण, संपत्ति अंतरण को कहाँ? 5 में। आप कभी नहीं भूलोगे, कहाँ? धारा 5 में संपत्ति अंतरण को परिभाषित किया गया है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कहता है कि संपत्ति अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन क्या बोलता? सत्य है। यहाँ बोलता सत्य है। तो संपत्ति का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, ऐसा कोई अधिकार अस्तित्व में नहीं है। तो ये कैसा? एक मूलभूत अधिकार को नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। ये एक, इसको 300 के काम में जो कर दिया गया। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि संपत्ति एक व्यापक शब्द है, इसमें प्रतिलिपियाकार शामिल है। प्रतिलिपियाकार शामिल है कि संपत्ति अंत कॉपीराइट, प्रतिलिपियाकार मतलब कॉपीराइट, और संपत्ति अंतरण अधिनियम में पेटेंट सहित सभी प्रक्रियाओं पर पेटेंट सहित सभी प्रकारों की संपत्ति पर विचार कर सकता है। तो इसका क्या? ए सही है परंतु आर गलत है। तो पेटेंट पे नहीं लागू होता, ये केवल कॉपीराइट पे लागू होता है, कॉपीराइट पे लागू होता है। ठीक, यह संपत्ति व्यापक शब्द है, इसमें प्रतिलिपियाकार शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। नेक्स्ट आ जाओ, देखो इसमें पढ़ लो क्या कहता है। कहता है संपत्ति एक व्यापक शब्द है, इसमें प्रतिलिपियाधिकार सम्मिलित है, सत्य, जबकि संपत्ति अंतरण मात्र स्थावर संपत्ति पर विचार करता है, ना कि पेटेंट या अन्य प्रकार की संपत्तियों पर, इसलिए ये गलत है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संपत्ति में किसे क्या कहते हैं? किसको स्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई? यानी कि स्थावर संपत्ति के रूप में किसको मान्यता नहीं दी गई है? पूजा के अधिकार को। देखो मार्ग का अधिकार,
मान्यता दी गई है संपत्ति में मार्ग के अधिकार को। स्थावर संपत्ति से भाटक वसूलने का, इसको भी मान्यता दी गई। मछली पकड़ने का, बस पूजे के अधिकार को न्यायालय ने निम्नलिखित संपत्तियों में, तो पूजा का अधिकार उसको संपत्ति नहीं माना, उसको मान्यता नहीं दी। आप नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्या है, इसको पढ़ लो। मार्ग का अधिकार स्थावर संपत्ति के भाटक वसूलने का अधिकार तथा मछली पकड़ने का अधिकार स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, जबकि ईशान चौधरी राय बनाम मनमोहनी दास, महामाया बनाम हरिदास, जगदेव बनाम रामनारायण वादों के अनुसार पूजा का अधिकार अचल संपत्ति नहीं है। पूजा का अधिकार अचल संपत्ति नहीं है। किसमें? ईशान चौधरी राय बनाम मनमोहनी, ईशान चौधरी राय बनाम मनमोहनी दासी, महामाया बनाम हरिदास, जगदेव बनाम रामशरण के बाद में निम्नलिखित को स्थावर संपत्ति नहीं माना। और किसको किसको निम्नलिखित ने किसको किसको संपत्ति नहीं माना? कॉपीराइट को, रॉयल्टी को, सरकारी प्रामिजरी नोट को, सरकारी प्रोनोट को तथा बकाया के लिए डिक्री, यजमानकृत या अचल संपत्ति के विक्रय के लिए डिक्री आदि को नहीं माना। अब आप आ जाओ, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट नहीं आता है। खड़ा कास्ट नहीं आता, सही है गलत है क्या है? ये तो क्वेश्चन बताओ ही। स्थावर कास्ट सही है। धारा 3 के अनुसार क्या कहता है? स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसलें या घासें नहीं आती। क्या क्या नहीं आती? धारा 3 के अंतर्गत जो अचल संपत्ति की परिभाषा दी गई है, अचल संपत्ति की परिभाषा जो अचल संपत्ति की है, उसमें क्या 3 चीज नहीं आती है? क्या नहीं आती है? खड़ा कास्ट नहीं आएगा, कास्ट नहीं आएगा, फिर क्या नहीं आएगा? उगती फसलें नहीं आएंगी, फसलें, उगती फसलें नहीं आएंगी, और घासें नहीं आती हैं, और घासें नहीं आती। तो इतनी चीज याद कर लेना। अब धारा 3 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति में फिर वही क्वेश्चन, ये खूब पूछता है, इस वजह से लिख दिया। खड़ा कास्ट नहीं आता, भूमि, भवन, मसीह, ये सब आता है, खड़ा कास्ट नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ा कास्ट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा स्थावर संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं सम्मिलित है? उगती फसलें, स्थावर संपत्ति में नहीं सम्मिलित है, तो तीनों सम्मिलित है, ये नहीं सम्मिलित है। ठीक है। संपत्ति 3 के अनुसार स्थावर या अचल संपत्ति खड़ा कास्ट, उगती फसलें तथा घास नहीं आती है। तो इसमें ये क्वेश्चन क्या पूछा? स्थावर संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित है, ये स्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती, तीनों चीजें नहीं आती। तो क्या सम्मिलित है? भूमि और भूमि, ये तीनों नहीं आते हैं, सम्मिलित नहीं है। तो ये सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित है? यही पेड़ और झाड़ियाँ, भूमि से मूलित पेड़, झाड़ियाँ स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास नहीं आता। 3 चीज याद कर लेना, बाकी सब आता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति में क्या शामिल? देखो बार बार यही पूछ रहा है, क्या शामिल नहीं है, तो ये बता देना, उगती फसलें। फिर आ जाओ नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अचल संपत्ति नहीं है? तेंदुआ पत्ती एकत्र करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, आराधना करने का अधिकार, सूखा चार। तो जैसे आराधना, पूजा, कुछ भी आ जाए तो यही मार देना। धारा 3 के अंदर तेंदुए पत्ती एकत्र करने का अधिकार स्थावर संपत्ति है, मछली पकड़ने का अधिकार, तो मछली, देखो ये सब याद कर लो, तेंदुआ पत्ती एकत्र करने, ये भी स्थावर संपत्ति है, 3 में आएगा, 3 में ये भी आएगा, 3 में मछली पकड़ने का अधिकार भी आएगा, 3 में मछली पकड़ने का भी अधिकार आएगा, सूखा चार का भी अधिकार आएगा, सूखा चार का भी अधिकार आएगा। संपत्ति अचल संपत्ति में सम्मिलित है, जबकि आराधना, आराधना या पूजा सम्मिलित नहीं है, ये दोनों सम्मिलित नहीं है, अचल संपत्ति नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ, अचल संपत्ति है क्या? अचल संपत्ति है कॉपीराइट, रॉयल्टी और प्रॉफिट एंड साख। कॉपीराइट रॉयल्टी अचल संपत्ति है, तो क्या है? रॉयल्टी है, रॉयल्टी। कॉपीराइट
कॉपीराइट और ये सब नहीं, रॉयल्टी अचल संपत्ति नहीं है किंतु साख अचल संपत्ति है। कॉपीराइट क्या पूछा, अचल संपत्ति है, तो अचल संपत्ति साख है, सॉरी अचल संपत्ति साख है, मुझसे गलत हो गया था, क्या है, साख है। तो क्या कॉपीराइट, ये सब नोट कर लो, कॉपीराइट अचल संपत्ति नहीं है, प्रॉफिट ए ग्रेडेड नहीं है, रॉयल्टी भी नहीं है, कॉपीराइट भी नहीं है, रॉयल्टी भी नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में स्थावर संपत्ति नहीं है, कौन तीन में नहीं आता, रास्ते का अधिकार, बंधक के मोचन का अधिकार, रॉयल्टी का अधिकार, मत्स्य खेत। तो कौन सा, रॉयल्टी का अधिकार, रॉयल्टी का अधिकार नहीं अचल संपत्ति माना गया, खूब पूछता है, शेष सभी माना जाएगा। अब आ जाओ, भूमि में निर्दिष्ट चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, तो परिभाषा में क्या है, भूबद्ध की गई हो, तो धारा 3 के निर्वाचन खंड में भूबद्ध से सम्मिलित है। भूमि में मूलित जैसे पेड़ व झाड़ियाँ, भूमि में निर्दिष्ट जैसे भित्तियाँ या निर्माण, ऐसी निर्विष्ट वस्तुएं इस प्रकार के बद्ध जिसमें यह अबद्ध उसके स्थायी लाभप्रद का उपयोग किया गया हो। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है भूबद्ध से अभिप्रेत नहीं है, भूबद्ध से क्या अभिप्रेत नहीं है, उगती फसलें अभिप्रेत नहीं है, भूबद्ध से उगती फसलें अभिप्रेत नहीं है। निम्नलिखित में से अनुयोज्य दावा है, कौन सा अनुयोज्य दावा, भविष्य निधि, भविष्य निधि को क्या कहते हैं, अनुयोज्य दावा। अनुयोज्य दावा में क्या, अनुयोज्य दावा है, बंधक ऋण, मध्यवर्ती और डिक्री का अनुयोज्य दावा नहीं है। भविष्य निधि अनुयोज्य दावा, जबकि बंधक ऋण, डिक्री और मध्यवर्ती लाभ ये सब अनुयोज्य दावा नहीं है। बंधक ऋण और मध्यवर्ती लाभ और क्या चीज़ कहता है, तथा डिक्री अनुयोज्य दावा नहीं है। अब आ जाओ 18 पे, कौन अनुयोज्य दावा नहीं है, अंतकालीन लाभ, जीवन बीमा में बीमा की राशि पाने का अधिकार, भविष्य में दे बकाया राशि का अधिकार, भागे साझेदारी में हिस्सा लेख द्वारा प्राप्त अधिकार, जीवन बीमा से बीमा पाने का अधिकार। तो अंतकालीन लाभ अनुयोज्य दावा क्या नहीं है, अंतकालीन लाभ अनुयोज्य दावा नहीं है। तो मध्यवर्ती लाभ या अंतकालीन लाभ कुछ भी मिले उसी को सीधे मार देना, बाकी बकाया किराया का दावा, भागीदारी अंश का दावा, पेंशन धन की वापसी का दावा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब तुम्हारे अनुयोज्य दावे हो जाएंगे, ये सब अनुयोज्य दावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता, नुकसानी के लिए वाद का अधिकार क्या है, अनुयोज्य दावा नहीं है, खूब इंपॉर्टेंट पूछता है, नुकसानी के लिए अनुयोज्य दावा नहीं है, नुकसानी के लिए वाद का अधिकार अनुयोज्य दावा नहीं है। क्या कहता है, अनुयोज्य दावा नहीं है, नुकसानी के लिए वाद का अधिकार, संपत्ति अंतरण संबंधी अंतर्गत नुकसानी के लिए जो दावा लाया जाता है वो अनुयोज्य दावा नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में कौन अनुयोज्य दावा है, तो आगे पढ़ो क्या है, इसको पढ़ो, विवाह में तय किए गई मेहर की राशि भुगतान पति द्वारा नहीं किए जाने पर या धनराशि प्राप्त पर ऋण मानी जाएगी। मुस्लिम महिला द्वारा अपने अदत्त मेहर की धनराशि प्राप्त करने का यह अधिकार न्यायालय में दायर किया गया वसूली वाद अनुयोज्य दावा। अनुयोज्य दावे को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। तो क्या पूछा है फिर हो जा, कौन सा, तो मेहर की राशि वसूलना अनुयोज्य दावा है, कौन सा अनुयोज्य दावा है, बकाया किराया, भविष्य निधि, भागीदारी, तो क्या ये सभी हैं के अनुसार बकाया किराया का दावा, भविष्य निधि, भागीदारी में भाग का अनुयोज्य दावा के अंतर्गत शामिल हैं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, भागीदारी का अंश, एक डिक्री किराए के बकायों का दावा, संविदा हेतु नुकसानी प्राप्त करने का दावा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला और
तीसरा हो जाएगा भागीदारी का अंश और किराए के लिए बकाये के लिए दावा। इसमें धारा 3 के अंतर्गत भागीदारी के अंश तथा किराए के बकायों के लिए दावा अनियोज्य दावा। धारा 130 के अंतर्गत अनियोज्य दावे का अंतरण ऐसे लिखित के रूप में निष्पादित किया जाएगा जो अंतरक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा, प्राधिकृत हस्ताक्षरित होगा। अब आगे आ जाओ। आप क्या कहता है? कहता है कि अनियोज्य दावा नहीं है। कौन सा? बकाये के लिए दावा, फर्म की भागीदारी में दावा, व्यापार के फायदे के लिए दावा और किसके लिए? ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो। तो यही ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत रहा हो। अनियोज्य दावा नहीं, बकाया किराए का दावा, फर्म में भागीदारी तथा व्यापार में फायदे का अधिकार अनियोज्य दावा है। अनियोज्य जो बाकी दावा, अनियोज्य मतलब बाकी ऐसे दावा कौन? किराया वसूल सकते हो, जबकि ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभू हो अनियोज्य दावा नहीं हो। ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो तो वो अनियोज्य दावा नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? अनियोज्य दावा नहीं है। कौन सा अनियोज्य दावा? क्या ये पकड़ो, नहीं है। साझेदारी का हिस्सा, पेंशन को वापस लेने का दावा, किराए का दावा, कॉपीराइट का दावा। तो कौन सा वो अनियोज्य दावा नहीं है? तो कॉपीराइट अनियोज्य दावा नहीं है। धारा 3 के अंतर्गत साझेदारी के हिस्से का, किराए के बकाये का दावा, पेंशन को वापस लेने का दावा अनियोज्य दावा, कॉपीराइट अनियोज्य दावा नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन अनियोज्य दावा नहीं है? कौन सा अनियोज्य दावा नहीं? जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन का अधिकार और क्या? डिक्री, जीवन बीमा पॉलिसी देय धन करार, डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार, मानव का बकाया किराया प्राप्त करने का अधिकार, भरण पोषण का बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार। तो क्या है? डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार, मकान का बकाया किराया प्राप्त करने का अधिकार एवं भरण पोषण का बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार अनियोज्य दावा है, जबकि डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार अनियोज्य दावा नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ आप। क्या कहता है? अनियोज्य दावा नहीं है। खूब एक क्वेश्चन अनियोज्य दावा से आएगा। कार्रवाई योग्य दावा नहीं है। लॉटरी का टिकट, दावेदारी के कब्जे में रहने पर चल संपत्ति का लाभकारी हित, जीवन बीमा पॉलिसी, किराए की बकाया राशि के लिए दावा। तो इसमें क्या 3 में दिए गए अनियोज्य दावा में परिभाषा के अनुसार किसी अप्रतिभूत ऋण चल संपत्ति से लाभप्रद हित जो दावे के कब्जे में चाहे वास्तविक रूप में या अनावश्यक रूप में हो अनियोज्य दावे के रूप में स्वीकार नहीं करती। लॉटरी टिकट या किराए की बकाया राशि के लिए जीवन बीमा पॉलिसी अनियोज्य दावा के अंतर्गत आती है। हम नेक्स्ट आ जाओ। अनियोज्य दावा नहीं, देखो तब से अनियोज्य दावा नहीं है। खूब क्वेश्चन पूछता है, एक ना एक जरूर पूछेगा। किराए के बकाया का यह अनियोज्य दावा है। सेवानिवृत्त के पश्चात देय भविष्य निधि, हाँ जो भविष्य निधि उसको मिलनी है वो भी है। भागीदारी में हिस्सा ये भी है। सुरक्षित ऋण ये कोई अनियोज्य दावा नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। खूब अनियोज्य दावा पूछा है, पूरा अनियोज्य दावा ही पूछता। अनियोज्य दावा नहीं है। कौन सा? कोई ऋण जिसके लिए न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री, अचल संपत्ति के बकाया राशि का दावा, ए बी दोनों, ए या बी में से कोई नहीं। तो क्या है? कौन सा अनियोज्य? कोई ऋण जिसके लिए न्यायालय ने डिक्री पारित, यही अनियोज्य दावा नहीं है। ये अनियोज्य दावा नहीं है। धारा 3 के अंतर्गत अचल संपत्ति के किराए की बकाया की राशि अनियोज्य दावा, जबकि न्यायालय द्वारा डिक्री के तहत ऋण अनियोज्य दावा नहीं है। डिक्री के तहत ऋण ये अनियोज्य दावा नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अनियोज्य दावा नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सा अनियोज्य दावा नहीं है? भविष्य निधि खाते का अधिकार, LLB प्रवेश परीक्षा में वचन ग्रहीता के उत्तीर्ण होने पर 500 का भुगतान का दावा, वचन देहता द्वारा महिला बिशप से विवाह करने पर 5000 का भुगतान करने का अधिकार, संविदा जो दायित्व से युग्मित है का लाभ का क्लेम करने का अधिकार। तो क्या है? ये गलत है, ये अनियोज्य दावा आप नहीं कर सकते LLB की परीक्षा वचन ग्रहीता द्वारा। अब देखो इसमें क्या है, क्या कहता है? कहता है कि भविष्य निधि खाते का अधिकार, संविदा जो दायित्व से युग्मित का लाभ, दावा का अधिकार है, वचन ग्रहीता वचन जो ग्रहण करता द्वारा किसी महिला बिशप से विवाह करने पर 500 रुपये का भुगतान करने का अनियोज्य दावा, LLB की परीक्षा में वचन ग्रहीता के उत्तीर्ण होने पर 500 रुपये का भुगतान करने का वचन अनियोज्य दावा नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब इसको डायरेक्ट पढ़ लो। संपत्ति अंतरण 3 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी असंदत मेहर का दावा, अप्रतिभूत ऋण का दावा, माल विक्रय संविदा के अधीन लाभ अनियोज्य दावा है, जबकि अंतःकालीन लाभ, ये खूब पूछता है, अंतःकालीन लाभ अनियोज्य दावा नहीं है। अंतःकालीन लाभ ये नोट कर लो, अंतःकालीन लाभ अनियोज्य दावा नहीं है, ये नोट कर लो, अनियोज्य दावा नहीं है अंतःकालीन लाभ, अंतःकालीन लाभ अनियोज्य दावा नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। रजिस्ट्रेशन शब्दावली संपत्ति अंतरण अधिनियम के 1882 के अंतर्गत प्रमुख रजिस्ट्रेशन शब्दावली से अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है? दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन। क्या है? दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन प्रयुक्त रजिस्ट्रेशन शब्द दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन से अभिप्रेत है। अधिनियम के अंतर्गत बताए गए अंतरणों के माध्यम से अंतरण अभिलेख का भी लेख मौखिक अंतरणों को छोड़कर उन्हीं अंतरणों, अभिलेखों या दस्तावेजों से संबंधित रजिस्ट्री शब्द का प्रयोग करेगा। रजिस्ट्रेशन शब्दावली दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन है। अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या? संपत्ति अंतरण अधिनियम को मान्यता नहीं देता। वास्तविक नोटिस, विवक्षित नोटिस, पूर्व संव्यवहार के अंतर्गत नोटिस और अभ्यारोपित नोटिस। तो कौन सा नहीं देता है? तो धारा 3 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार वास्तविक कब्जा आन्वयिक सूचना अभिकर्ता को सूचना का उल्लेख है, अतः इसे पूर्व संव्यवहार के अंतर्गत सूचना शामिल नहीं है। धारा 3 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार वास्तविक कब्जा आन्वयिक सूचना अभिकर्ता को सूचना का उल्लेख है, अभिकर्ता को सूचना का उल्लेख है, अतः इसमें पूर्व व्यवहार के अंतर्गत नोटिस नहीं आती है। पूर्व व्यवहार के अंतर्गत अभ्यारोपित नोटिस आती है। वास्तविक मान्यता नहीं देता वास्तविक नोटिस को, विवक्षित नोटिस को, अभ्यारोपित नोटिस को। अब आ जाओ नेक्स्ट। सूचना को परिभाषित करती है। सूचना को कौन से परिभाषित करता है? धारा 3। सूचना को धारा 3 के अनुसार क्या है? किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है, यह तब कहा जाता है जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, अथवा यदि ऐसे जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी उसे जानबूझकर प्रवृत्त न रहता हो या गौर उपेक्षा न करता हो, तो वह उस तथ्य को जान लेता है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? परिलक्षित सूचना नहीं है। परिलक्षित सूचना कौन नहीं? निश्चित ज्ञान, मतलब किसी तथ्य के बारे में घोर उपेक्षा करना, पंजीकरण और वास्तविक कब्जा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। अनुप्रमाणिक शब्दावली से अभिप्रेत है। अनुप्रमाणिक 2 या 2 से अधिक साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित होना। 2 या 2 से अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होना, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ लो। धारा 3 के अनुसार अनुप्रमाणित से 2 या 2 से अधिक साक्षी अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहे, जिससे समझा जाएगा जिसमें से हर एक से निष्पादन को लिखित पर हस्ताक्षर करते हैं
या अपना चिन्ह लगाते देखा है या निष्पादन की उपस्थिति और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखित पर हस्ताक्षर करते देखा या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह या ऐसे अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर को अवग्रही व्यक्तिगत अब स्वीकृति पाया है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है के अंतर्गत एक लिखित के वैध अनुप्रमाणन हेतु आवश्यक है। क्या वैध प्रमाणन के लिए आवश्यक है? वैध अनुप्रमाणन के लिए प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी के निष्पादन को लिखित पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा हो, निष्पादक ने अनुप्रमाणक साक्षी को लिखित पर हस्ताक्षर करते देखा हो, प्रत्येक अनुप्रमाणक साक्षी के निष्पादन की उपस्थिति में लिखित पर हस्ताक्षर किया हो, तो ये सभी सही हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? लिखित के निम्नानुसार परिभाषित धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत लिखित निम्नानुसार क्या है? आवास्यती लिखित है। क्या है? आवास्यती लिखित है। देखो लिखित धारा 3 में परिभाषा दी गई है कि लिखित में आवास्यती लिखित अभिप्रेत है। कौन? आवास्यती लिखित। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखित में क्या? आवास्यती लिखित अभिप्रेत है। सामान्य रूप में लिखित से तात्पर्य एक ऐसे औपचारिक विधिक दस्तावेज से है जिसके माध्यम से एक अधिकार का सृजन किया जाता है या उसकी पुष्टि की जाती है, एक तथ्य अब निर्धारित किया जाता है। धारा में दी गई परिभाषा यह स्पष्ट करती कि वसीयती लिखित पंजीकृत या गैर पंजीकृत द्वारा स्वात्त का अंतरण संपत्ति अंतरण के अधीन नहीं आता है। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? किसके द्वारा स्वातत्व का अंतरण नहीं होता है? किसके द्वारा स्वातत्व का? पंजीकृत वसीयत पत्र द्वारा। पंजीकृत वसीयत पत्र द्वारा स्वातत्व का अंतरण नहीं होता है। पंजीकृत वसीयत पत्र द्वारा स्वातत्व का अंतरण यानी कि ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता। पंजीकृत वसीयत पत्र जो वसीयत होता है और रजिस्टर्ड वसीयत, उससे क्या स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल, ये किससे के संबंधित है निर्णय? ये धारा 3 से संबंधित है। धारा 3 से तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल, तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल, तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल 3 से संबंधित है। इसके अधीन क्या? पंजीयन सूचना है अथवा नहीं, यह प्रश्न विधि का न होकर तथ्य का है जो प्रत्येक वाद की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि सूचना पंजीकृत सूचना है अथवा नहीं। यह विधि का प्रश्न नहीं है, यह तथ्य का प्रश्न है। यह प्रत्येक वाद की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण अधिनियम विनियमित करता है। क्या विनियमित करता है संपत्ति अंतरण अधिनियम? मात्र जीवित व्यक्ति के मध्य अंतरण, जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण एवं न्यायालयों के आदेश द्वारा अंतरण, जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण एवं विधि की क्रिया द्वारा अंतरण, उपयुक्त सभी समस्त अंतरण। तो मात्र जीवित व्यक्ति के मध्य अंतरण, इसका क्या एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया जाए। संपत्ति अंतरण धारा 5 के परिभाषित करती है। संपत्ति अंतरण को, केवल अंतरण नहीं, संपत्ति अंतरण को। कहाँ? 5 में। संपत्ति जब अंतरण केवल देगा तो नहीं परिभाषित है, संपत्ति अंतरण देगा तो धारा 5 में परिभाषित है। संपत्ति अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपत्ति एक के पास से दूसरे के व्यक्ति के पास जाती है। साधारणतया संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति के माध्यम से होता है। संपत्ति अंतरण वर्तमान में या भविष्य में किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण वर्तमान या भविष्य में किया जाता है। संपत्ति अंतरण के समय अस्तित्व में होना चाहिए। संपत्ति अंतरण के समय अस्तित्व में होना चाहिए। संपत्ति अंतरण योग्य होनी चाहिए। पक्षकार अंतरण करने के लिए सक्षम होने चाहिए। संपत्ति स्वयं को भी अंतरित की जा सकती है। संपत्ति स्वयं को भी अंतरित की जा सकती है। अब आ जाओ चैप्टर 2 में, पक्षकारों के कार्यों द्वारा अंतरण के विषय में। अब आ जाओ ये संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा
5 से 37 तक में 5 से 37 किस पे लागू होती है, ये देख लेना। 5 से 37 किस पे लागू होती है? जंगम या स्थावर संपत्ति के अंतरण पे। 5 से 37 जंगम या स्थावर संपत्ति के अंतरण पर लागू होती है। धारा 38 से 53 केवल स्थावर संपत्ति पे लागू होती है। ये चल अचल दोनों पे लागू होती है, चल अचल दोनों पे लागू होती है, चल अचल दोनों पे लागू, जंगम और स्थावर दोनों पे लागू होती है। और फिर ये केवल स्थावर संपत्ति पे 38 से और कहाँ तक 53A तक ये केवल अचल संपत्ति पर, स्थावर संपत्ति पे लागू होती है। और ये केवल स्थावर संपत्ति पे लागू होती है, ये केवल स्थावर संपत्ति पे लागू होती है। अब आ जाओ नेक्स्ट। संपत्ति अंतरण धारा में परिभाषित किया गया, किसमें? ये आसान है, 5 में। संपत्ति अंतरण धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति अंतरण को इसके अनुसार आगामी धाराओं में संपत्ति अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्ति को स्वयं या अथवा स्वयं और एक या अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति को हस्तांतरित करता और संपत्ति का अंतरण करना है, तो ऐसा करना संपत्ति अंतरण है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको बड़ा कर लो। क्या है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में निम्न में से कौन सा अंतरण है? भार बंटवारा, ऋण का अंतरण, समर्पण का अंतरण। तो किसका अंतरण? ऋण का अंतरण ऋण का। किसी ऋण का अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अनियोज्य दावे के अंतरण के रूप में मान्यता, किंतु भार बंटवारा या समर्पण, त्यजन, व्यवस्थापन, विभाजन, समझौता, सूखाधिकार अंतरण की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट आ जाओ। किस वाद में यह कहा गया है कि किराएदार द्वारा किया गया परित्याग अंतरण नहीं है? किस वाद में कहा गया? माखनलाल साह बनाम NN अधिकारी, माखनलाल साह बनाम NN अधिकारी। धारा 5 के अंतर्गत पट्टे का समर्पण अंतरण नहीं है। माखनलाल साह बनाम नगेंद्र नाथ अधिकारी के वाद में क्या निर्धारित किया? एक छोटे हित का बड़े हित में मिल जाने पर बड़े हित में कोई संवर्धन नहीं होता। इसमें कहा गया कि किराएदार द्वारा अवधृत में अपने उपभोग या उपयोग के अधिकार को पट्टाकर्ता के पक्ष में परित्याग कर देना अंतरण नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस वाद में अब निर्धारित किया गया कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है? ये खूब इम्पॉर्टेंट है, खूब पूछा है, खूब इम्पॉर्टेंट है। ये क्या? BN सरीन बनाम अजीत कुमार, BN सरीन बनाम अजीत कुमार, BN सरीन वर्सेज अजीत कुमार। अजीत कुमार, इसमें बताया गया है कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है। विभाजन बंटवारा जो होता है वो संपत्ति अंतरण नहीं है। बंटवारा जो होता है वो संपत्ति अंतरण नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संपत्ति का अंतरण पक्षकारों के कृत्य द्वारा किया जाता है। संपत्ति का अंतरण सामान्यतः एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति, दोनों सही है तीनों, उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित नहीं है। संपत्ति का अंतरण बिना लिखे भी किया जा सकता है, ये भी सही है। संपत्ति का ऐसा अंतरण भी किया जा सकता है जब अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रवृत्ति होगा, यही गलत है। क्या कहता है? कहता है संपत्ति अंतरण का अधिनियम की धारा 5 संपत्ति का ऐसा अंतरण नहीं किया जा सकता जहां अंतरणकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रवृत्त हो। मतलब कोई ऐसा अंतरण नहीं किया जा सकता जो अंतरणकर्ता के बाद लागू हो। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। संपत्ति अंतरण अधिनियम में निम्नलिखित में से किसे संपत्ति अंतरण कहा जाता है? नीचे दिए गए कूटो भूमि के एक भाग
भूमि के एक भाग के मार्ग पर सूखा अधिकार का अंतरण, अनुदान, दो चीजों का विनिमय, पारिवारिक समझौता, अचल संपत्ति का विधि की क्रिया द्वारा भार की रचना। तो क्या पूछा इसमें? संपत्ति अरण, नीचे संपत्ति अंतरण कहा जाएगा। तो किसे कहा जाएगा? किसे कहा? दो चीजों का विनिमय, दो चीजों का विनिमय, दो चीजों का विनिमय, एक्सचेंज। और क्या? अचल संपत्ति का विधि की क्रिया द्वारा भार की रचना। ये दोनों क्या कहलाएगा? तो अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। भूमि पे मार्ग का सूखा अधिकार अनुदान संपत्ति का अंतरण नहीं है, क्योंकि सूखा अधिकार मात्र संपत्ति की एक प्रसंगति है, अधिष्ठायी तल से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार पारिवारिक समझौता कोई अंतरण नहीं, अपितु संपत्ति में पक्षकारों के स्वात्व या अधिकार को स्वीकार करना है। उच्चतम न्यायालय ने साहू माधव बनाम पंडित मुकुंद राम, साहू माधव बनाम पंडित मुकुंद राम में जब वस्तुओं का विनिमय धारा 114, 121 संपत्ति अंतरण तथा विधि की क्रिया के तुलना भार के रूप में रचना संपत्ति अंतरण है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या? जीवित व्यक्ति के अंतर्गत में से क्या क्या आता है? तो क्या जीवित व्यक्ति में कौन आता है? एक कंपनी आती है, एक संगम आता है, व्यक्तियों का निकाय आता है, उपरोक्त सभी आता है। तो अचल संपत्ति धारा पैरा के दूसरा पैरा के अनुसार कंपनी, संगम, व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या ना हो, जीवित व्यक्ति के अंतर्गत आता है। जीवित व्यक्ति से अभिप्राय है केवल मनुष्य, केवल लिमिटेड, उपयुक्त सभी संपत्ति अंतरण में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? वसीयत शामिल नहीं है। संपत्ति अंतरण में क्या शामिल नहीं है? वसीयत शामिल। विक्रय, पट्टा और दान संपत्ति अंतरण में 454 में विक्रय, 105 में पट्टा, 122 में दान को परिभाषित किया। वसीयत इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। जीवित व्यक्ति शब्दावली में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित? कंपनी, व्यक्तियों का निकाय, मूर्ति सम्मिलित नहीं है। मूर्ति जीवित व्यक्ति में सम्मिलित नहीं है। टीपीए में संपत्ति अंतरण धारा 5 में जीवित प्रयोग मृतक के विरोधी के रूप में हुआ। मूर्ति एक विधिक व्यक्ति तो है जो कि संपत्ति धारण करने की क्षमता रखती है, परंतु वह जीवित व्यक्ति नहीं है, अतः मूर्ति या प्रतिमा के पक्ष में संपत्ति का अंतरण नहीं माना जाएगा। अशरफी देवी, ये खूब इंपॉर्टेंट केस है। अशरफी देवी बनाम प्रेमचंद्र, अशरफी देवी बनाम प्रेमचंद्र, इसी क्रम में न्यायालय को जीवित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अशरफी देवी बनाम प्रेमचंद। नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण में क्या? संपत्ति अंतरण में उपयुक्त में से कोई नहीं। विभाजन, समर्पण, पारिवारिक समझौता कुछ नहीं। धारा 5 में संपत्ति अंतरण को परिभाषित किया। इसके तहत जब कोई जीवित व्यक्ति कंपनी, संगम या निकाय किसी अन्य जीवित व्यक्ति को स्वयं को, फिर आ जाओ नेक्स्ट, स्वयं को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरण करता तो इसे संपत्ति अंतरण कहते हैं। इसके निम्न अपवाद हैं: पारिवारिक समझौता, विभाजन, समर्पण या परित्याग, वसीयत, सरकारी अनुदान, सूखाधिकार का सृजन। नेक्स्ट आ जाओ। भरण पोषण के अधिकार, चाहे वह किसी भी रीति से उद्भूत या प्रतिभूत हों, अवधारित हों, तो क्या अंतरित नहीं किए जा सकते। क्या? अंतरित नहीं किए जा सकते। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 6 के अनुसार भावी भरण पोषण का अधिकार, चाहे वह किसी भी रीत से उद्धृत या प्रतिभूत या अवधारित हो, अंतरित नहीं किया जा सकता। अतः विकल्प भी सही है, अंतरित नहीं किया जा सकता। भरण पोषण अधिकार चाहे वह किसी भी रीत से हो, उद्भूत, प्रतिभूत या अवधारित हो, अंतरित नहीं किया जा सकता। भरण पोषण का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट आ जाओ। धारा संपत्ति अंतरण धारा 6 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती है? क्या? वृत्तियाँ, जो मतलब आप तनख्वाह पाते हैं, जो सैनिक को अनुज्ञात हो, भावी भरण पोषण का अधिकार, किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का या उत्तराधिकार होने की संभावना, ये सभी का अंतरण नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1862 की धारा 6 के अंतर्गत उल्लिखित संपत्तियों को छोड़कर
किसी भी किस्म की संपत्ति को अंतरित की जा सकती है। धारा 6 के अनुसार वृत्तिकाएँ जो सरकार, सैनिक, वायु सैनिक, सिविल पेंशन भोगियों को अनुज्ञात हो। धारा 6D के अनुसार भावी भरण पोषण का अधिकार, चाहे वह किसी भी रीत से उद्भूत या प्रतिभूत या अवधारित हो, प्रतिभूत या अवधारित हो, तथा धारा 6 के अनुसार किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना, कुल की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत या अभिप्राप्त करने या संभावना अथवा उसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ। यह सिद्धांत की क्या, जहां एक व्यक्ति ने व्यपदेशन करते हुए कि उसकी संपत्ति वर्तमान में हित है तो उस संपत्ति को अंतरित करता है, जबकि वास्तव में उसको केवल समव्यवहार उत्तराधिकार प्राप्त है। अंतरित धारा 43 के लाभ का अधिकार होगा यदि उसने अंतरण को उस व्यपदेशन पर विश्वास और प्रतिफलार्थ लिया है, क्योंकि धारा 43 के 6 का विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील होती है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया राजेश कांत राय बनाम शांति देवी, चुनचुन झा बनाम इबादत अली। तो इसको देख लिया जाए यहाँ पे। तो सीधे देखो, जुमा मस्जिद मकरा बनाम कोडी मनीन्द्रा देवैया में संबंधित है। यह वाद धारा 6 का एवं 43 में अंतर स्पष्ट करता। अंतर से संबंधित धारा 6 के का और 43 में महत्वपूर्ण यह वाद है। राजेश कांत बनाम राज्य शांति देवी का वाद धारा 21 से संबंधित है। चुनचुन झा बनाम इबादत अली 58C से संबंधित। राम बरन प्रसाद बनाम मोहित हजारा का वाद धारा 14 पे आधारित है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे किसी संपत्ति के अंतरण हेतु वैध प्रतिफल के रूप में मान्यता नहीं है। वैध प्रतिफल के रूप में मान्यता नहीं। नैसर्गिक प्रेम को नैसर्गिक पे एक संपत्ति अंतरण अधिनियम 6 के अनुसार ऐसा अंतरण नहीं किया जा सकता जो प्रकृति के प्रतिकूल हो, उल्टा हो, या जो भारतीय संविदा अधिनियम धारा 23 के अर्थ के विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए हो। ऐसा व्यक्ति अंतरित होने से विधिता निरहित हो। अब नेक्स्ट आ जाओ। क्या अंतरित नहीं किया जा सकता? कॉपीराइट में हिस्सा बंधक की गई संपत्ति में हित केवल वाद लाने का अधिकार अचल संपत्ति का। तो क्या है, क्या अंतरित नहीं किया जा सकता? केवल वाद लाने का वाद अंतरित नहीं। ये कहाँ 6 अंगा में, ये इम्पॉर्टेंट है। 6 अंगा में वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। किसका अंतरण नहीं किया जा सकता है? विक्रय इकरारनामा के आधार पर केवल दावा करने का अधिकार। विक्रय इकरारनामा के आधार पर केवल दावा करने का अधिकार संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरणीय नहीं है। धारा 5 से 37 जंगम तथा स्थावर संपत्तियों के अंतरण पर लागू होती है। संपत्ति अंतरण में हित का अंतरण होता है, न कि दावे करने का अधिकार का। हित का अंतरण होता है, ना कि दावे करने का अधिकार का। तो ये हो गया। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। क्या कहता है? संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का अवसर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में कौन सी धारा यह कहती है? मतलब तुम फ्यूचर में कभी उत्तराधिकार पाओगे तो उसको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। धारा 6 कहती है। क्या कहती है धारा 6? क्या अंतरित किया जा सकता है? इसका प्रख्यान संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्या अंतरण किया जा सकता है? धारा 6 में, इस धारा के अनुसार संपत्ति में निहित हित, समाश्रित हित तथा पट्टाधारी का हित अंतरित किया जा सकता है। उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित हित का अंतरण का अपवाद है, अतः संपत्ति विषयक उत्तराधिकार की संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता है। अंतरणीय नहीं है। क्या अंतरणीय नहीं है? ट्रांसफरेबल क्या नहीं है? उत्तराधिकार की संभावना पर आधारित। फिर नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से क्या अंतरित किया जा सकता है? तो क्या अंतरित किया जा सकता? कोई सुखाचार नहीं किया जा सकता। मात्र पुनः प्रवेशन का अधिकार नहीं किया जा सकता है। अंतःकालीन लाभ के लिए डिक्री का समानुदेशन, भावी भरण पोषण का अधिकार, ये भी नहीं।
तो यही किया जा सकता है। तो क्या कहता है, संपत्ति अंतरण धारा 6 के अंतरण योग्य न होने वाली संपत्ति का अधिकार विवरण दिया गया है, अतः इसे अंतःकालीन लाभ के लिए डिक्री का समावेशन सम्मिलित नहीं है, अतः अंतःकालीन लाभ के लिए डिक्री का समावेशन अंतरित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत निम्न में से क्या अंतरणीय नहीं है, क्या अंतरणीय नहीं है। तो अब आओ आगे देखते हैं 10 पे, इसका पूरा वही पढ़ लेते हैं 10 में। क्या कहता है, संपत्ति अंतरण धारा 6 अचल संपत्तियों का उल्लेख है जिन्हें अंतरित नहीं किया जा सकता। ऐसी संपत्तियों में किसी संपत्ति को प्राप्त करने की संभावना, पुनः प्रवेश का अधिकार, अधिष्ठायी तल से पृथक सूखाचार, संपत्ति के सीमित उपभोग वाला हित, भावी भरण पोषण का अधिकार, वाद लाने का अधिकार, लोकपद और न ही लोक ऑफिसर के वेतन उसके देय होने, चाहे वह पूर्व या पश्चातवर्ती सिविल या राजनीतिक पर पेंशन या वृत्तिकाएं। अतः प्रश्न में विकल्प ए को छोड़कर चढ़ावा प्राप्त करने का अधिकार, प्रमाणित क्षतिपूर्ति का राशि प्राप्त अधिकार का पुनः प्राप्त क्रय विक्रय अंतरण योग्य है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति अंतरित की जा सकती है। कौन सी, ऐसी संपत्ति जो अंतरण हेतु विधि द्वारा वर्जित ना हो। धारा 6 में क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में प्रवृत्ति वर्जित ना हो सिवाय कोई भी है। नेक्स्ट आ जाओ। जो वर्जित ना हो वो अंतरण किया जा सकता है, जो वर्जित हो वो अंतरण नहीं किया जा सकता है। किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता है, उपयुक्त में से सभी का, लोकपद कोई पद हो, उत्तराधिकार पाने की संभावना, पुनः प्रवेश का भी। नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या हस्तांतरित नहीं है। पेंशनधारी या पेंशन राशि, पेंशनधारी या पेंशन राशि। फिर नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण 6G में पेंशन राशि या हस्तांतरण योग्य नहीं है। फिर क्या अंतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। क्या अंतरित किया जा सकता है, अधिष्ठायी स्थल में सूखाचार, राजनीतिक पेंशन और सामान्य उत्तराधिकार, सरकार के प्रति सिविल पेंशन भोगियों का अनुज्ञात वृत्तिकाएं। तो धारा 6 के अनुसार क्या अंतरित किया जा सकता है, इसकी नकारात्मक सूची प्रदान। धारा में उल्लिखित है कि सूखाचार अधिष्ठायी तल से पृथक न्याय अंतरित नहीं किया जा सकता, तो अर्थात सकारात्मक रूप से सूखा अधिकार अधिष्ठायी तल के साथ अंतरित किया जा सकता। सूखाचार अधिष्ठायी, ये इम्पॉर्टेंट है, सूखाचार केवल अंतरण नहीं किया जा सकता, सूखाचार अधिष्ठायी मतलब उसके साथ जुड़े हुए, किसी संपत्ति के साथ जुड़े हुए हैं, तल के साथ अंतरित किया जा सकता, जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं उसके साथ अंतरित किया जा सकता। अधिष्ठायी तल से जुड़े होने के साथ उसको अंतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से क्या अंतरण योग्य है। तो कुल की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत, संपदा अभिप्राप्त करने की संभावना, वाद लाने का अधिकार माप्त, किसी लोक अधिकारी का स्वावलंबन उसके देव होने के पश्चात। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका पढ़ लो। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कुल की मृत्यु किसी नातेदार या वसीयत संपदा अभिप्राप्त करने की संभावना अंतरित नहीं की जा सकती। 6 अंगा के अनुसार वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता। धारा 6 के अनुसार किसी लोक अधिकारी का स्वावलंबन उसके देह होने के पूर्व या पश्चात अंतरित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, प्रावधानों के अनुसार सूखा अधिकार हस्तांतरित किया जाए, हस्तांतरित नहीं किया जाए, मूल संपत्ति से पृथक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। तो यही संपत्ति जब ट्रांसफर होगा तो उसी के साथ सूखा अधिकार ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्न संपत्तियों को किसको अंतरित नहीं किया जाता, अधिष्ठायी दाय से पृथक सूखाचार, तो पृथक सूखाचार ट्रांसफर। फिर है केवल वाद लाने का अधिकार, ट्रांसफर योग्य नहीं, भावी भरण पोषण, अनियोज्य दावा का निम्न किसको अनियोज्य दावा को अंतरित किया जा सकता है। अनियोज्य दावा ट्रांसफरेबल है, अनियोज्य दावा ट्रांसफरेबल है, अनियोज्य दावा ट्रांसफरेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 130 के अनुसार अनियोज्य दावा अंतरण योग्य है, किंतु 6 के प्रतिबंध के अधीन वाद लाने का मात्र का अधिकार, भावी भरण पोषण, ये सब
नहीं, अनुयोज्य दावा अंतरण योग्य है। स्पेशल सक्सेसियानिस, ये क्या है? स्पेसिया सक्सेसियानिस का अर्थ क्या होता है कि एक प्रत्यक्ष वारिस की संपत्ति पर उत्तराधिकार की संभावना को हस्तांतरित नहीं किया जाता। सक्सेसियो मतलब सक्सेसिया यानिस मतलब तुमको ट्रांसफर होने वाला, सक्सेस मतलब तुमको कोई चीज मिलने वाली है। तो क्या कहता है? इसका अर्थ है उत्तराधिकार में संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत संपत्ति से संबद्ध किसी विद्यमान अधिकार से यह है कि संभाव्य कि उत्तराधिकार ना तो संपत्ति और ना ही इस रूप में अपेक्षित है कि अधिनियम की धारा 6A संभाव्य उत्तराधिकार को हस्तांतरणीय घोषित करता था। किसी प्रत्यक्ष वारिस की वारसता की संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 6 में कितने अपवादों का उल्लेख है? धारा 6 में 10 अपवादों का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट धारा 6 में कुल 10 अपवादों का उल्लेख है। ये किसी अपवाद जिसमें संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी धारा किसी अचल संपत्ति के अंतरण करने के लिए प्रावधान करती है? कौन सी धारा प्रावधान करती है? अचल धारा 7 क्या कहती है? ये पढ़ लो। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 7 में संपत्ति का अंतरण करने हेतु सक्षम व्यक्ति की परिभाषा। कौन सक्षम व्यक्ति है जो अंतरण कर सकता है? 6 में अंतरण क्या क्या किया जा सकता है? 7 में कौन सक्षम व्यक्ति है? वो प्रत्येक व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो तथा अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो, अंतरणीय संपत्ति के जो उसकी अपनी नहीं है व्यापन के लिए प्राधिकृत हो, ऐसी संपत्ति अंतरण पूर्णतः भागतः तथा आत्यांतिक रूप से या शर्त या उन परिस्थितियों में उतने विस्तार तक की ओर कि उस प्रकार से जो कि किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा अनुज्ञात और विहित हो को करने के लिए क्षम आंतरित की सक्षमता संपत्ति अंतरण अधिनियम में नहीं अंतरित की योग्यता धारा 136 संपत्ति अंतरण अधिनियम में दी गई है। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 7 के अधीन संपत्ति का अंतरण करने के लिए यह आवश्यक नहीं प्रत्येक दशा में अंतरणीय संपत्ति स्वयं उसी की हो, वह व्यक्ति वयस्क हो, वह व्यक्ति स्वशिक्षित हो, वह व्यक्ति संविदा करने में सक्षम हो। आवश्यक नहीं है कि वह संपत्ति उसी की हो, यह आवश्यक नहीं है कि वह संपत्ति उसी की हो। धारा 7 के अनुसार यह व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, अंतरणीय संपत्ति का अधिकार अंतरणीय संपत्ति जो उसकी नहीं है बयान के लिए प्राधिकृत हो, ऐसी संपत्ति का पूर्णतया भागतः वित्तार्जन रूप से सशर्त अंतरण करने के लिए सक्षम है। फिर आ जाओ। अपनी संपत्ति को अंतरित करने के लिए कौन सक्षम नहीं? अंधा, अवयस्क, लंगड़ा, साधु, अवयस्क। धारा 7 के अंतर्गत व्यक्ति सक्षम व्यक्ति के संबंध में धारा 7 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों के अंतरण के लिए सक्षम है यदि वह संविदा करने के लिए सक्षम है, वह उस व्यक्ति के हक रखता है और यदि वह संपत्ति उसकी अपनी ना हो तो वह उसे अंतरित करने का अधिकार रखता है। अतः धारा 7 के अनुसार लंगड़ा, साधु संपत्ति को अंतरित करने में सक्षम क्योंकि वयस्क और संविदा करने में सक्षम, किंतु अवयस्क संविदा करने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम में अचल संपत्ति का एक साथ स्वामी संपत्ति का वैध अंतरण कर सकता, केवल कब्जा दे सकता, केवल प्रयोग या का उत्तर दे सकता, थोड़ी अवधि के लिए संपत्ति अंतरण नहीं, संपत्ति का वैध अंतरण कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध संपत्ति अंतरण को प्रभावित करने के संबंध में अनुचित प्रभाव की श्रेणी में नहीं आता है? ग्राहक और दुकानदार का उपयुक्त में दिए गए डॉक्टर व मरीज का संपत्ति प्रभावित करने के समय अनुचित प्रभाव की श्रेणी में नहीं आता है। डॉक्टर मरीज का आता है, अधिवक्ता मवक्किल का आता है, मालिक नौकर का आता है। तो इसमें दिए गए संबंध ग्राहक और दुकानदार का संबंध संपत्ति अंतरण को प्रभावित करने के संबंध में अनडू इन्फ्लुएंस की श्रेणी में नहीं आता है, अनडू इन्फ्लुएंस की श्रेणी में नहीं आता है। फिर आ जाओ। निम्नलिखित में से संपत्ति के वैध अंतरण है तो निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? सक्षम अंतरणकर्ता अंतरणीय संपत्ति अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतर्ती का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। अंतरण का प्रयोजन विधिमान होना चाहिए, यही सी है, आवश्यक होना चाहिए। क्या कहता है?
संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत किसी संपत्ति के विद्यमान होने पर अंतरण हेतु निम्नलिखित तत्व अंतरित किए जाने वाले संपत्ति को अंतरण योग्य होना चाहिए। धारा 6, अंतरणकर्ता के अंतरण करने हेतु सक्षम होने चाहिए। एक व्यक्ति जो अंतर्ती होने में विवक्षित निर्योग्य हो तो उसे संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता, अर्थात 6 जा के हित के अंतरण की प्रकृति के प्रतिकूल ना हो तथा उद्देश्य या प्रतिफल वैध है तो इसका निश्चय भारतीय संविधान अधिनियम धारा 23 के अर्थ के अंतर्गत किया जा सकता है। अब आ जाओ टीपीए एक्ट की धारा 8 के अनुसार। धारा 8 के अनुसार संपत्ति अंतरण भूमि में निम्न विधिक प्रसंगति या प्रसंगतियों में से सहमत हित का संक्रमण होता। भूमि से उपबद्ध सूखाचार, अंतरण के पश्चात प्रदुभावना या उसके भाटक और लाभ। फिर नेक्स्ट आ जाओ, भूबद्ध चीजें और सभी सही है तो सभी सही है। क्या कहता है धारा 8 के अनुसार संपत्ति अंतरित को तत्काल संपत्ति और उसकी विहित प्रसंगियों के ऐसे समस्त हितों का संक्रमण कर देता जिसका संक्रमण करने के लिए अंतरक समर्थ हो और ऐसी प्रसंगतियों के अंतर्गत आते हों। क्या कहता है संपत्ति में उपाद्य सूखाचार, अंतरण के पश्चात प्रदुभावना या उसके भाटक और किराए का लाभ, भूबद्ध की वस्तुएं, ये सब आ जाएंगी। नेक्स्ट देखो क्या कहता है संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न धाराओं में से किस धारा में कहा गया है यदि किसी मामले में विधिक ने स्पष्टतया लिखित में नहीं मांगा तो संपत्ति का अंतरण बिना लिखे ही किया जा सकता है। बिना लिखे ही धारा 9 कहता है। धारा 9 संपत्ति अंतरण धारा 9 के अनुसार हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित नहीं है तो संपत्ति का अंतरण लिखे बिना मौखिक भी किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा मौखिक अंतरण से संबंधित है तो कौन सी धारा? धारा 9 मौखिक अंतरण से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, अन्य संक्रमण को अवरुद्ध करने वाली शर्त शून्य नहीं होगी यदि अंतरण क्या होगा? पट्टाकर्ता के लाभ के लिए, पट्टाग्रहिता के वैध उत्तराधिकार के लिए या पट्टाग्रहिता के लाभ के लिए, या इनमें से कोई नहीं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जहां कोई संपत्ति ऐसे शर्त या मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती है जो पट्टे की दशा में पट्टाकर्ता या उसके अधीन दावेदारों के फायदे के लिए हो तो ऐसी शर्त शून्य नहीं होगी, परंतु संपत्ति किसी स्त्री को जो हिंदू या मुसलमान या बौद्ध ना हो उसके फायदे के लिए इस प्रकार अंतरित की जा सकेगी कि उसे अपने विवाहित स्त्री के दौरान उस संपत्ति को या उनमें से अपने लाभ हित को अंतरित या भारित करने की शक्ति ना होगी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, का अपना मकान, देखो का अपना मकान खा को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि उस मकान को गा के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता। ये विद्यमान है किंतु शर्त शून्य है, विरुद्ध है, शून्यकरणीय है। तो अब क्या है देखो आगे, संपत्ति अंतरण धारा 10 के अनुसार जहां संपत्ति ऐसे शर्त मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती है जहां अंतरित उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर संपत्ति या अपने हित को अंतरित करने के लिए कोई अवरोध या शर्त लगाती है तो ऐसी सभी शर्त शून्य होगी परंतु अंतरण वैध होगा। अतः स्पष्ट है का खा को इस शर्त पर मकान बेचेगा कि वह उस मकान को गा को अंतरित किसी अन्य को अंतरित नहीं करेगा। विद्यमान अंतरण होगा परंतु अंतरण की शर्त शून्य होगी, अंतरण की शर्त शून्य होगी। अब नेक्स्ट आ जाओ, का अपनी भूमि खा को बेचता और शर्त के साथ कि खा अपनी भूमि पर गेहूं बो सकता है किंतु धान की फसल नहीं, तो शर्त क्या हो जाएगी? बी और सी अंतरण वैध होगा और शर्त शून्य होगी। ये कहाँ गए? ये धारा 10 में बताया गया है कि शर्त शून्य होगी, शर्त शून्य होगी, धारा 10 में बताया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको सबको छोड़ दो, 10 में जान ही गए। अब आगे आ जाओ 10 का क्वेश्चन, और कुछ है? अब आ जाओ, ये क्या कहता है? कहता है का एक ग्रह खा को इस निर्देश के साथ विक्रय करता है कि वह इसे रखेगा नहीं किंतु इसे न केवल गोदाम या दुकान के लिए प्रयोग करेगा। यह शर्त
क्या है, शून्य है। संपत्ति अंतरण धारा 54, विक्रय की कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, अतः विक्रय के आत्यंतिक होना चाहिए, विक्रय के साथ कोई निर्देश या शर्त, धारा शर्त शून्य होगा। नेक्स्ट आ जाओ। आ ने बा को पूर्ण रूप से मकान दान दिया और शर्त लगाई कि वह बा इस मकान में रहेगा। दान है, दान वैध है तथा निर्देश भी वैध है तथा निर्देश शून्य है, निर्देश शून्य है, सी हो जाएगा। धारा 10 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी वैध शर्त है? परिवार के बाहर संपत्ति विक्रय न करने की शर्त, अंतरक के जीवन काल में विक्रय न करने की शर्त, और क्या कहता है, किसी दूसरे संप्रदाय में व्यक्ति को विक्रय न करने की शर्त, पट्टे की शर्तों, पट्टाग्रहिता अपने पट्टे की संपत्ति को उपपट्टा नहीं कर देगा। तो कौन सी है? अंतरक के जीवन काल में विक्रय न करने की शर्त वैध शर्त नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब धारा 11 देख लो। धारा 11 तब लागू होगी जब संपत्ति में अंतरित हित क्या होगा, पूर्ण आणविक हो। क्या धारा 11 लागू होने के लिए संपत्ति अंतरित का संपत्ति में निहित हित पूर्ण आत्यंतिक होना चाहिए। सृष्टि के हित के विरुद्ध निबंधन का अग्र निर्णय किस केस में? टाल्क बनाम मोसेक के केस में। धारा 11 सृष्टि हित के विरुद्ध निर्बंधन से संबंधित है। टाल्क मोक्से का वाद विषय अग्र निर्णय तथा न्यायालय में जमीन के अंतरण पर लगाई गई शर्त को मान्य ठहराया, क्योंकि ऐसे भूमि को लाभप्रद उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए देय किया गया। आरिफ बनाम यदुनाथ का भागिक पालन के सिद्धांत पर याद है, ये भी खूब पूछता है। बेलामी बनाम सेवाई धारा 52 से संबंधित वाद लंबित रहने पर संपत्ति अंतरण से, वाद लंबित रहने पर संपत्ति, सेवाई बेलामी बनाम सेवाइन संपत्ति का वाद लंबित रहते हुए, ये सब केस इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे केस इंपॉर्टेंट है। टाल्क बनाम मॉस्को किस पे? 11 पे, सृष्टि हित पे आधारित है, सृष्टि हित पे आधारित है। आरिफ बनाम यदुनाथ भागिक पालन पे आधारित है, भागिक पालन पे आधारित है। बेलामी बनाम सेवाई का केस धारा 52 पे आधारित है, धारा 52 लंबित रहते हुए वह संपत्ति का अंतरण। अब नेक्स्ट आ जाओ। धारा 12 लागू नहीं होगी जहां क्या होगा, अंतरण पट्टे पर हुआ हो। धारा 12 के अनुसार जहां संपत्ति इस मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती है कि अंतरित दिवालिया होने पर या अन्य अंतरण का प्रयास करने पर हित समाप्त हो जाएगा, वहां ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है। धारा 12 किसी पट्टे की शर्त के संबंध में लागू नहीं होगी जो पट्टे उससे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन दावा करने वालों के लिए फायदे के लिए हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है यदि एक संपत्ति को इस शर्त के साथ अंतरित किया जाता है कि उसको अंतरित में लगाए गए सृजित हित उसके दिवालिया होने पर समाप्त हो जाएगी, तो ऐसी शर्त संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित किस धारा में शून्य होगी? धारा 12 में शून्य होगी। देखो, संपत्ति अंतरण धारा 12 के अनुसार जहां इस शर्त या मर्यादा के अधीन संपत्ति अंतरित की जाती है कि किसी व्यक्ति को उसके फायदे के लिए आरक्षित या दिया हुआ उस संपत्ति का कोई हित उस व्यक्ति के दिवालिया होने पर या उसके अंतरण या व्ययन करने का प्रयास करने पर समाप्त हो जाएगा, तो वहां यह शर्त या मर्यादा शून्य है। इस धारा की कोई भी बात पट्टे के किसी भी बात पर लागू नहीं होगी। पट्टाकर्ता या उससे व्युत्पन्न अधिकाराधीन दावा करने वालों के फायदे के लिए हो। अब आ जाओ नेक्स्ट। अजात अजन्मे व्यक्ति फायदे के लिए अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण की किस धारा में दिया गया? धारा 13 में दिया गया। आजाद व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति अंतरण का प्रावधान संपत्ति अंतरण की धारा 13 के नियमों के अनुसार किया जा सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। क्या है? आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए हित सृष्ट करने के लिए क्या पूर्व शर्त नहीं है? क्या पूर्व शर्त नहीं? पूर्व हित जीवन के अंत के लिए होगा। तो क्या और पूर्ण शर्त कौन कौन सी है? कि उसी अंतरण के लिए पूर्व हित को सृष्ट करना होगा। संपत्ति के अंतरण के लिए संपूर्ण अवशिष्ट हित आजाद व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करना होगा। आजाद व्यक्ति के पक्ष में अवशिष्ट पूर्विक हित का अंतरण के पूर्व सुसृष्ट करना आवश्यक होगा। तो क्या है? इसको पढ़ लो।
संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 13 के अनुसार आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण पूर्ववर्ती शर्त के निम्नलिखित है। उसी अंतरण में एक पूर्विक हित का सृजित करना होगा। ऐसा हित अंतरण की तारीख को अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। संपत्ति के अंतरणकर्ता के संपूर्ण अवशिष्ट हित को आजाद व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करना आवश्यक है। आजाद व्यक्ति के पक्ष में अवशिष्ट पूर्विक हित के अंतरण को पूर्व सृजित करना आवश्यक है, परंतु पूर्विक हित जीवन के अंत के लिए होगा, ऐसा कोई शर्त नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आ जाओ। ने स्पष्ट किया कि परिवार के बाहर संपत्ति के विक्रय करने का शर्त पूर्व प्रतिबंध नहीं है। अतः उच्चतम न्यायालय ने जोरोस्ट्रियन या हाउसिंग सोसाइटी बनाम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सोसाइटी के मामले में संप्रदाय के विभिन्न व्यक्तियों को अंतरण न करने की वैध शर्त माना। पट्टे की शर्त को उपपट्टा न कर देने पर धारा 10 को वैध माना। इसमें क्या है, संपत्ति अंतरण की धारा 11 तभी लागू होगी जो संपत्ति अंतरित हित क्या होगा, पूर्ण हो, आत्यांतिक हो। धारा 11 तभी लागू होगी जब अंतरित की संपत्ति हित निहित पूर्ण हित होने चाहिए। सृष्टि हित के निर्बंधन को किसमें, अच्छा ये दोबारा हो गया, सॉरी, टाल्स बनाम मॉस्को का, ये हम पढ़ा चुके हैं। 16 आ जाओ, ये हम एक बार। अब नेक्स्ट आ जाओ। 2 बार ये हो गया है तो गलती हो जाती इंसान से। आजाद व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो निम्नलिखित में से जीवित व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण जीवनकालीन हित का सृजन, अंतिम जीवनकालीन हित समाप्त होने से पहले आजाद व्यक्ति का जन्म लेना, आजाद व्यक्ति को आत्यांतिक हित दिया जाना। तो ये डी हो जाएगा, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति का सीधे अंतरण क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, शून्य। 13 के अंतर्गत आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए संपत्ति के अंतरण का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार आजाद व्यक्ति के फायदे के लिए प्रत्यक्ष रूप से किया गया अंतरण शून्य होता है। क्या कहता? का ने खा को न्यास में गा के लिए संपत्ति अंतरित की तथा निर्देश दिया कि खा की संपत्ति का कब्जा गा को तब देगा जब वह 25 वर्ष की उम्र प्राप्त। गा का हित क्या? समाश्रित हित है, निहित हित है। समाश्रित और निहित हित दोनों, तो निहित हित है, निहित है, उसमें उसका हित निहित है। पढ़ो क्या कहता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 स्पष्ट करती है कि जब अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण होता तो जन्म लेने पर उस संपत्ति में निहित हित प्राप्त करता है। निहित हित अर्थात पूर्व हित की घोषणा धारा 20 करती है, लेकिन उसकी आवश्यकता की आयु 18 वर्ष है। पूर्व हित की घोषणा 20 करती है, धारा 20, उसमें 18 वर्ष संपत्ति के उपभोग पर रोक लगाया जा सकता। अंतरणकर्ता द्वारा अंतरत पर संपत्ति का पूर्ण उपभोग पर आवश्यकता तक ही रोक लगाई जा सकती, क्योंकि वह विधि दूरवर्ती रोक शून्य घोषित हो करती है। ये क्या कहता? का उस संपत्ति का जिसका वह स्वामी है, खा को अनुक्रमशः अपने और अपने आश्रित पत्नी के जीवन पर्यंत के लिए और उत्तरजीविता मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह के ज्येष्ठ पुत्र के जीवन पर्यंत के लिए या उसकी मृत्यु के पश्चात का के दूसरे पुत्र के लिए न्यास के रूप में अंतरित करता। ज्येष्ठ पुत्र के फायदे के लिए इस प्रकार श्रेष्ठ हित क्या होगा? देखो, प्रभावशील नहीं होगा। क्या कहता है? प्रस्तुत समस्या धारा 13 के दृष्टांत पर जिसके अनुसार का उस संपत्ति का जिसका वह स्वामी है, खा को अनुक्रमशः अपने और अपने आश्रित पत्नी के जीवन पर्यंत के लिए उत्तरजीवी मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह से ज्येष्ठ पुत्र के जीवन पर्यंत के लिए या उसकी मृत्यु के पश्चात का के दूसरे पुत्र के लिए न्यास के रूप में अंतरित करता। ज्येष्ठ पुत्र के फायदे के लिए इस प्रकार श्रेष्ठ हित प्रभावशील नहीं होगा, क्योंकि उसका विस्तार उस संपत्ति में का के संपूर्ण सृष्टि हित पर नहीं है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। का अपनी संपत्ति जीवन पर्यंत बा को और उसके बाद उसके अजन्मे पुत्र को जीवन पर्यंत के लिए अंतरित करता है। इस मामले में आजाद व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण कैसा है? शून्य है। क्यों शून्य है? आगे पढ़ो, देखो।
क्या कहता है, संपत्ति अंतरण धारा 13 के अंतर्गत आज़ाद व्यक्ति को तभी मान्य होगा जब वह उसके लाभ के लिए किया गया और संपत्ति उसके पूर्ण रूप से दी गई हो। प्रस्तुत समस्या अपनी संपत्ति जीवन पर्यंत के लिए बा को और उसके बाद उसके अजन्मे पुत्र को जीवन पर्यंत के लिए अंतरित करता। उपयुक्त नियम के अनुसार आज़ाद व्यक्ति के पक्ष में किया गया अंतरण शून्य होगा, क्योंकि उसे जीवन हित का अंतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, दोहरी संभाव्यता का नियम निम्नलिखित में से किस वाद में प्रति, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पे, व्हीट वर्सेस हीटवी वर्सेस मिचेल का केस, हीटवी वर्सेस मिचेल का केस, दोहरी संभाव्यता हीटवी वर्सेस मिचेल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। संपत्ति अंतरण 1882 धारा दोहरी संभाव्यता की मान्यता नहीं देती। आजाद के लाभ के लिए संपत्ति का अंतरण हेतु पूर्व हित का सृजन किया जाता है और पूर्विक हित की संपत्ति के पूर्व अज्ञात व्यक्ति के जीवन जन्म लेने पर वह निहित संपत्ति में प्राप्त होता है। ए बी के मकान में जीवन भर के लिए अंतरित करता है। इसके बाद वह निर्देश देता है कि अजन्मे व्यक्ति को जीवन, नेक्स्ट आ जाओ, जीवन भर के लिए उसके बाद अजन्मे पुत्र को आंतरिक रूप से अंतरित होगा। तो यह अंतरण कैसा होगा, शून्य, क्योंकि यह दोहरी संभावना है। पहला जन्म पहली संभावना, दूसरा जन्म दूसरी संभावना, जिससे धारा 13 दोहरी संभावना मान्यता नहीं देती। अतः उपयुक्त बात प्रतिपादित किया गया, हिटली वर्सेस मिशेल का वाद। फिर नेक्स्ट आ जाओ, ये खूब पूछा, देखो फिर पूछ लिया, 1890 का केस है दोहरी संभावना का। फिर आ जाओ, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ये भी खूब इंपॉर्टेंट। शाश्वतता के विरुद्ध नियम कहाँ दिया है, खूब पूछता है क्वेश्चन, 14 में दिया है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम कहाँ है समाविष्ट है। शाश्वतता से संबंधित सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य किसी संपत्ति के स्वामियों एवं समाज के परस्पर विरोधियों, प्रतिवादियों, प्रशमन और सामंजस्य बैठाना है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसे ही हित सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के पश्चात प्रभावी हो। यह प्रावधान किसमें किया गया, शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अंतर्गत किया गया है। यह शाश्वतता के विरुद्ध नियम के अंतर्गत किया गया। इसमें क्या किया गया, संपत्ति अंतरण धारा 14 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संपत्ति के संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं कर सकता। कैसा नहीं कर सकता, संपत्ति की अंतरण एक लंबे समय तक ना हो, ऐसा करना शून्य होगा। इससे ही शाश्वतता के विरुद्ध नियम कहते। शाश्वतता से तात्पर्य संपत्ति को अनिश्चित काल तक बांध देना। इसे लोकनीति के आधार पर शून्य घोषित करता। ये भी टैगोर बनाम टैगोर का वाद खूब पूछता है। टैगोर बनाम टैगोर का वाद खूब पूछता है, इंपॉर्टेंट। टैगोर बनाम टैग के वाद में अंतरणकर्ता ने अपनी संपत्ति आ को उसके बाद में बा को पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अंतरित किया। इसे प्रीवी काउंसिल ने अवैध घोषित कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उपबंध करती है। धारा ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं। क्या कहती है, कहता है संपत्ति अंतरण धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उपबंध करती है और इस सिद्धांत के आधार पर रोक नीति ही कहा जाता है। टैगोर बनाम टैगोर का वाद शाश्वतता के विरुद्ध महत्वपूर्ण वाद है। अब नेक्स्ट आ जाओ, शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। उपयुक्त सभी, दान के लिए स्थायी अंतरण, व्यक्तिगत प्रसंविदाएं, हकसुफा। तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद ये भी खूब पूछता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, देखो पढ़ो। लोक के लाभ के लिए अंतरण, इसमें दान के लिए स्थायी अंतरण भी शामिल है। व्यक्तिगत करार, इसमें सुफा भी सम्मिलित है। भूमि के साथ साथ चलने वाली प्रसंविदाएं, भार और बंधक, ये सब इंपॉर्टेंट है, खूब इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से शाश्वतता के विरुद्ध के नियम का अपवाद कौन नहीं है। जब कोई संपत्ति को किसी लोकनीति के अंतरण में की गई हो, एक ऐसा पट्टा जो प्रसंविदा के नवीकरण के लिए किया गया,
यह नीति हित पर लागू नहीं होती है। एक ऐसा कोष जो आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक रखा जाए, यही गलत है। फिर आ जाओ, क्या कहता है, एक ऐसा ये छोड़ दो शासकता के अधीन है, जबकि ये भी छोड़ दो। निम्नलिखित में से कौन सा शासकता के विरुद्ध नियम का अपवाद है? तो देख लो, यहीं आगे पढ़ लो इसका क्या कहता है। एक ऐसा कोर्स ये 7 पीढ़ी वाला हो गया है, तो पढ़ाई थी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विबंधन का अनुदान प्रत्याशन संचयन का सिद्धांत, शाश्वत के विरुद्ध नियम, संचयन का। तो विबंधन का अनुदान कहाँ दिया गया है? 43 में। विबंधन का अनुदान कहाँ दिया गया है? प्रत्याशन मतलब किसी का आसन लेना, 92 में। प्रत्याशन 92 में। संचयन कहाँ दिया? संचयन 17 में दिया है। संचयन 17 में दिया है। और शाश्वतता का विरुद्ध नियम 14 में दिया। संचयन 17 में, स्टॉपल 43 में, और क्या बोलते हैं, प्रत्याशन 92 में। प्रत्याशन 43 में। प्रत्याशन 43 में देख लिया जाए, सही है। हाँ देखो, स्टॉपल 43 में, प्रत्याशन 92 में, आसन 92 में, और संचयन 17 में, शाश्वत 14 में। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 17 के अधीन अंतरण की तारीख किसी संपत्ति की आय के संचयन करने की अवधि कितनी है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष है। इसमें क्या बताया गया? धारा 17 के संचयन के लिए निर्देश से संबंधित इसके अनुसार जहां संपत्ति का अंतरण इन निर्बंधों और निर्दिष्टों को किया जाता है कि संपत्ति का आय अंतरक के जीवन काल या अंतरण की तिथि से 18 वर्ष की अवधि से अधिक कालावधि तक पूर्णतः भागता संचित की जाएगी, वहां ऐसे निर्देश उक्त दीर्घत काल अवधि के संपत्ति में शून्य होगी तथा पूर्व अवधि के अंत में होने वाली संपत्ति आय व्यक्तिगत हो जाएगी, जैसे वह अवधि के लिए संचयन का निर्देश दिए गए बाद बीत गए। तो आई होप इतने क्वेश्चन आज हो गए। तो आज हो गए इतने क्वेश्चन। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ओके, थैंक यू।